हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर साउंड की इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ तक अभी तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऑल्सो अगर 9th स्टैंडर्ड के कोई भी आपके साइंस का चैप्टर या कोई भी आपका मैथ्स का चैप्टर भी अगर आपसे मिस हो गया है तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, पेज 162। How does the sound produced by a vibrating object in a medium reach your ear? एक ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा होता है उसकी साउंड आपके ईयर तक कैसे पहुंचती है? तो हमें पता है जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है, वाइब्रेट का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, टू मतलब आगे, फ्रो मतलब पीछे। टू फ्रो मोशन में जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके आसपास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टर्बेंस में आ जाते हैं और वो कुछ इस तरीके का पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। कई पार्टिकल्स साथ साथ हो जाते हैं, फिर पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, फिर पार्टिकल्स साथ साथ, फिर दूर दूर, और इस तरीके से हमारे ह्यूमन ईयर तक पहुंचते हैं। ये जो पास दूर वाले जो पार्टिकल्स का एक पैटर्न क्रिएट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? जहां पर ज़्यादा पार्टिकल्स यानी कि वहां पर डेंसिटी ज़्यादा है तो उसे हम कंप्रेशन का रीजन कहते हैं। जहां पार्टिकल्स कम होते हैं उनका रीजन हम रेयरफेक्शन का कहते हैं। तो इस तरीके से जब पार्टिकल एक वाइब्रेट करता है तो वो आसपास के एयर पार्टिकल्स को इस पैटर्न में बना देता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में, और इस तरीके से जो प्रॉपर जो ट्रैवल करती है साउंड वो हमारे ईयर तक पहुंच पाती है। तो इसको हम वर्डिंग में कैसे लिखेंगे? तो when an object vibrates, it sets neighboring medium particles in to and fro motion। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपने आसपास के पार्टिकल्स को आगे पीछे यानी कि वाइब्रेटिंग मोशन में सेट कर देता है। और ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये जैसे ही आगे की तरफ मूव करते हैं अपनी वाइब्रेशन को आगे ट्रांसफर कर देते हैं, जिस वजह से ये एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। तो दीज पार्टिकल ट्रांसफर डिस्टर्बेंस टू देयर नेबरिंग पार्टिकल्स एंड सो ऑन। वो चलता रहता है वो पैटर्न। इस मैनर में डिस्टर्बेंस जो है वो एक मीडियम पार्टिकल से हमारे ईयर के क्लोज आती है और ये जो डिस्टर्बेंस होती है हमारे ईयर ड्रम तक पहुंच जाती है, कान के पर्दे तक पहुंच जाती है। एज अ रिजल्ट साउंड यानी कि यही जो डिस्टर्बेंस है, वाइब्रेशन कॉज साउंड, तो जो साउंड जो प्रोड्यूस है, ये डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी ईयर तक पहुंच पाती है। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 163 के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। तो स्कूल बेल को एक तरीके से हिट किया जाता है, हिट करते हैं यानी कि वो वाइब्रेट होती है एंड वाइब्रेशन कॉज साउंड, ठीक है, या वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। वेरी सिंपल कि एक बेल जो है वो एक मेटल की है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हिट कर रहे हैं, उसको वाइब्रेटिंग मोड में लेकर आ रहे हैं और जिसकी वजह से वो क्या करेगी? वो वाइब्रेट करेगी और उसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं वो किस में आ जाएंगे? वाइब्रेशन में आ जाएंगे। अगेन कंप्रेशन रेयरफेक्शन होएगी, साउंड ट्रैवल करके आपकी ईयर तक पहुंचेगी। लेकिन हमें क्वेश्चन सिर्फ पूछा है कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होगी। भाई साउंड जो बेल है वो वाइब्रेट करेगी और वाइब्रेशन कॉजेस साउंड या वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। तो लिखेंगे कैसे इसे? तो व्हेन मेटालिक स्कूल बेल इज हैमर्ड, उसके ऊपर जब हथौड़ा मारा जाता है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है एंड दीज वाइब्रेशन ऑफ स्कूल बेल कॉज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मटेरियल चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और साउंड वेव्स जो होती हैं वो मीडियम में ही ट्रैवल कर पाती हैं। मीडियम का मतलब क्या है? इधर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। अगर कहीं भी कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे यानी कि कहीं वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाती है। उसके ऊपर हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनको मूव करने के लिए क्या चाहिए है? मीडियम चाहिए है। तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसे? तो साउंड वेव्स को नीड होता है मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? फॉर देयर ट्रैवलिंग, ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। इसीलिए इनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं।
क्यों? मैकेनिकल वेव्स को भी क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम ही चाहिए फॉर देयर प्रोपगेशन। और जिनको नहीं चाहिए होता मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दोज आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड? आप दोनों मून पर हैं, आप और आपका फ्रेंड आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको साउंड सुनाई देगी? आंसर इज नो। वाई? क्योंकि जो साउंड है उसको क्या चाहिए? उसे मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, यानी कि एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जैसे ही हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं वहाँ पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर पाती है। अगर वहाँ कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो साउंड तो वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसका हम आंसर लिखेंगे, वी शैल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड, क्योंकि जो मून है उसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और साउंड जो है वो बिना मटेरियल मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो ये थे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 163 के। अब करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 166 के। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पेज 166 का, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस? एंड सेकेंड वन इज पिच। तो याद करिए, हम जब कभी भी हम वेव की बात करते थे इस तरीके से, ऐसे हम वेव ड्रॉ कर रहे हैं, वन वेव, सेकेंड वेव, ठीक है, ये वेव्स थी। अब हम कहते थे भाई इसकी कैसे लाउडनेस कैसे बताते थे? हम कहते थे भाई ये वेव कितनी ऊंची होगी ना, जितनी ऊंची होगी तो वही उसकी क्या बताएगी? लाउडनेस। एक तो ये वेव है, मान लो एक ये वेव है, ठीक है, ये वेव इतनी ऊंची है रेड वाली, और ये जो वेव है ये सिर्फ इतनी ऊंची है, राइट। अब ये जो ऊंचा होता है इसे हम क्या कहते हैं? इस जगह से लेकर इसकी जो हाइट होती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें रेड वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी। तो लाउडनेस कौन डिटरमाइन कर रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वन, पिच को कौन बताता है? पिच को तो हमें याद होना चाहिए कि पिच क्या होती थी। हम कहते थे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है ना, तो अगर ऐसे 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 है या सेम है और ऐसे 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 है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 वेव्स जा रही हैं और यहाँ पे 3 वेव्स जा रही हैं, तो ये क्या है? ये कैट की म्याऊ है और ये जो है वो लायन की रोर है, ठीक है। तो ये हाई पिच होती थी और ये क्या होती थी? लो पिच। तो अब ये हाई पिच थी और ये थी लो पिच, तो इसमें क्या हो गया? यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो एक ही सेकंड था, एक सेकंड में यहाँ पे 3 वेव्स गई, एक सेकंड में यहाँ पर 7 वेव्स गई। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू यूनिट टाइम, तो एक सेकंड में कितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं उसे हम क्या बोलते थे? यस, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा पिच, जिसकी कम फ्रीक्वेंसी उसकी कम पिच। तो यानी कि पिच को कौन डिटरमाइन करता है? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है, गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार या फिर कार हॉर्न। तो याद करो किसके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, यानी कि एक सेकंड में कौन ज्यादा टाइम तक इस तरीके से ऐसे फ्रीक्वेंसीज की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की जो है साउंड क्रिएट कर सकता है। या आप यहाँ पर भी सोच सकते हैं गिटार और कार हॉर्न में से कौन सी ज्यादा श्रिल वॉइस क्रिएट कर सकता है। सो यस, इट इज गिटार। तो जो पिच होती है गिटार की वो ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स हायर फ्रिक्वेंसी देन कार हॉर्न। तो ये थे आपके पास इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। अब करते हैं सेम पेज के नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। तो इन सबको हमने डिफाइन करना है। ये क्या होती हैं? ये होती हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की हुई हैं। तो एक बार फटाफट से यहाँ पर मैं एक बार सबकी रिवीजन करवा देती हूँ, फिर मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। तो एक वेव हम पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये वेव, अगर मैं कहती हूँ, अगर मुझे डिफाइन करना है वेव लेंथ, तो ये एक वेव है, एक वेव की कितनी लेंथ होगी उसे हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ, ठीक है। लेकिन
साइंटिस्ट के पास ना कुछ ऐसा पर्टिकुलर था नहीं कि इस पॉइंट को हम क्या बोलें और इस पॉइंट को हम क्या बोलें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक और डेफिनेशन निकाली इसकी कि अगर जैसे एक वेव है ना तो हम सेम ऐसे एक और वेव ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को हम क्रेस्ट कहते हैं, इस पोर्शन को हम ट्रफ कहते हैं, है ना। इस पोर्शन का दूसरा नाम पीक, इस पोर्शन का दूसरा नाम वैली, यही होता है, ठीक है। तो अब उन्होंने ना एक डेफिनेशन निकाली कि या तो दो क्रेस्ट के बीच का, दो सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोल सकते हैं, या दो हम कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव ट्रफ के डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं। और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, विच इज कॉल्ड लैम्डा, विच इज कॉल्ड लैम्डा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये रही आपकी ये वेव, तो यहाँ से क्रेस्ट का लैम्डा या फिर ट्रफ के बीच का लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ध्यान देनी है कि आपने यहाँ पर लिखना है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, एंड नहीं लिखेंगे। एंड का मतलब हो गया कि ट्रफ और क्रेस्ट और ट्रफ दोनों का डिस्टेंस नहीं, या तो इनका लो या इनका लो, तो फिर इसके लिए लगता है या, तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे और, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेवलेंथ। नेक्स्ट आती है आपके पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मैं कहती हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 1 सेकेंड की बात कर रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मैं 1 सेकेंड की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव्स निकल के गई ना, मान लो ये 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हमने अभी अभी ऐसी बात करी कि 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स निकल के जा रही हैं। वेव्स को हम ऑसिलेशंस भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्लियर है ये बात। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये रही फ्रीक्वेंसी हमारे पास। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, उसे हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, और इसको हम डिनोट करते हैं इस रूठे हुए v से। v है लेकिन v ने अपना मुंह उधर कर रखा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं न्यू, विच इज इक्वल टू 1 में t, बट दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे हम नॉर्मली हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस जा रही हैं, हम उसकी क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसका ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, सो दैट आपको ये दोनों से चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। वैसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी के ऐसे यूनिट की बात करूं तो ये से 1 में टाइम पीरियड की क्या होती है, सेकेंड, तो वो ऊपर जाके हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, या फिर हम उसे बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक है। दिस इज रिटन एज HZ, हर्ट्ज। तो कहीं भी हर्ट्ज लिखा वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, डन विद फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट आता है आपके पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक वेव ने कितना टाइम लिया जाने में। अब जैसे मैं इसकी बात करती हूँ, यहाँ पर 1 सेकेंड में कितनी वेव्स निकल के गई हैं, 2, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ टाइम बाय 2 वेव्स, टाइम टेकन बाय 2 वेव्स, कितना लगा उनको, 1 सेकेंड लगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय 1 वेव, एक वेव को निकलने में कितना टाइम लगा होगा, तो 1 बाय ये 2 हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, विच इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को निकलने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि 1 सेकेंड में हम देख रहे हैं कितनी वेव्स निकल के गई हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, या आप लिख सकते हो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों है सेम। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते होगे कि टाइम टेकन बाय 1 2 3 4 5 वेव्स, तो टाइम बाय 5 वेव्स, 5 वेव्स को कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। तो एक वेव को कितना टाइम लगेगा, 1 बाय 5 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। अब ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगी, 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी क्या थी कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स जा रही हैं, तो ये 1 बाय, नीचे क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, सेकेंड्स ही रहेगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम टेकन बाय वन वेव टू ट्रेवल, या तो इसे हम क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि कौन सी वेव इस वाली मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेस्ड है, कितनी उठी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम प्रेशर और डेंसिटी, हम यहीं पर लेते हैं ना, प्रेशर या डेंसिटी लेते हैं मीडियम की, ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, यानी कि या तो यहाँ पे ले लो या फिर यहाँ ले लो, दोनों में आप ले सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसी पेज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ आर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। एक वेव की स्पीड से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे कनेक्टेड है। तो सिंपल सी बात है, हमें इतना तो पहले पता ही है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और अगर हम एक वेव की बात करते हैं, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ कितनी है, यानी कि दैट इज लैम्डा। और यहाँ से लेकर एक वेव को जाने में टाइम कितना लगता है, दैट इज कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, और स्पीड को हम v से लिख देते हैं, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, यानी कि दैट इज अ वेव लेंथ। तो वो क्या हो जाएगा, वेव लेंथ इज लैम्डा डिवाइड में t, कितना टाइम पीरियड, यानी कि हम कैपिटल टी से लिखते हैं, तो ये हमने लिख दिया कैपिटल टी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इधर, कैपिटल टी को 1 बाय टी। और हमने अभी अभी पढ़ा कि किसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड का। तो 1 बाय टी की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी लिख सकती हूँ, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये v है और ये लैम्डा, और ये जो v है ये ऐसा रूढ़ा हुआ v है, रूठा हुआ, टेढ़ा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आया, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू, ये क्या निकल के आई है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। सो ये था रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड इट्स स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। तो आपको वेवलेंथ निकालनी है और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और स्पीड दे रखी है, तो यही फॉर्मूला लगा दें, हम वही लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड आपको दे रखी है 440, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज 220, ये नीचे आ जाएगा 220, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया 2। नाउ व्हाट इज 2, क्या होगा 2, दिस इज 2 मीटर्स, ये निकल के आई है आपकी वेवलेंथ। ठीक है, मीटर्स में क्यों आए, क्योंकि जो सारी की सारी हम ऐसे यूनिट्स लेते हैं, वो सारी जो यूनिट्स लेते हैं वो हम ऐसे यूनिट्स में लेते हैं कि अगर हमारी ये हर्ट्स है, ये मीटर पर सेकेंड है, तभी हमारा आंसर किस में आया है, मीटर्स में आया है। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट है, बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अ पर्सन इज लिस्टिंग टू अ टोन। अब याद करिए टोन क्या होती थी, टोन यानी कि वो ऐसी साउंड जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो टोन जिसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। ठीक है, तो ये रहा सोर्स ऑफ द साउंड, यहाँ से ये एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, कितना, 450 मीटर दूर बैठा हुआ है। ठीक है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है। 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकेंड के अंदर वो कितनी ट्रैवल कर लेती है, 500 ऐसे वेव्स ट्रैवल हो जाती हैं। ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। हमें बताना है कि कितना टाइम पीरियड लगा उसको, कितना टाइम लग रहा है बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस। यहाँ पे बच्चों को लगता है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक साउंड को पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। नो, दोबारा देखिए, व्हाट इज द टाइम पीरियड बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस। सक्सेसिव कंप्रेशंस का मतलब क्या होता है,
अगर ये ऐसे वेव है ना तो ये कंप्रेशन का रीजन होता है, ये भी कंप्रेशन का रीजन होता है, मैंने आपको बता रखा है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जो हमने अभी भी पढ़ा था। ठीक है, तो उन्होंने पूरा डिस्टेंस का टाइम नहीं पूछा हमसे, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि 2 सक्सेसिव कंप्रेशंस में कितना टाइम लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा, दैट इज 1/फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है कितनी, 500 हर्ट्ज। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0.002 सेकेंड्स। तो ये आपका आ गया आंसर। तो यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहती है कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना, अब ये डिस्टेंस तो हमें दे दिया, अब यहाँ का टाइम पूछे कि यहाँ से हमारी साउंड को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। नो, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच में कितना टाइम पीरियड लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेम पेज का, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो हमने ऑलरेडी कवर किया था। तो मैं आपको एक बार लिख कर दिखाती हूँ। ये रहा क्वेश्चन, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो लाउडनेस एज नेम इंडिकेट्स वॉल्यूम से है, तो कोई चीज कितनी लाउड है। ठीक है, तो लाउडनेस इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड, यानी कि आप बैठे और आपका फ्रेंड बैठा है, दोनों को ही दोनों आप लोग क्या देख रहे हो, मान लो टीवी देख रहे हो, तो एक जने को लगेगा कि भाई काम तूने ना आवाज कम कर रखी है, दूसरे को लगेगा नहीं तूने बहुत ज्यादा कर रखी है। यानी कि ये क्या है, हमारे ईयर का रिस्पॉन्स है कि हमें कभी वो लाउडनेस ज्यादा लग रही है, कभी वो कम लग रही है। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मान लो अगर आपको आप लाउड स्पीकर घर पे लेकर आते हो, स्पीकर्स होते हैं नॉर्मली लगाने वाले, नॉर्मल किसी भी साउंड जो आपके टीवीज हैं या फिर कोई भी प्लेयर है, तो उनके साथ जो आपको स्पीकर्स मिलते हैं उसके ऊपर पर्टिकुलरली कई बार मेंशन होता है कि इतनी पावर है इसकी। ठीक है, कि इतने एरिया में इतनी वो पावर प्रोड्यूस करता है, तो यानी कि वो उसकी इंटेंसिटी दी होती है आपको कि वो कितनी इंटेंसिटी ऑफ द साउंड पावर पर यूनिट एरिया। यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो इतने से एरिया में कितनी पावर निकल के आ रही है, कितनी पावर। पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। आप इसको अभी ऐसे भी समझेंगे, एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी क्या हो गया, साउंड एनर्जी। कितनी एनर्जी निकल रही है इसमें से, साउंड की कितनी एनर्जी निकल रही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितनी एनर्जी निकल रही है कितने टाइम में और यूनिट एरिया में, इतने से एरिया में। तो एनर्जी बाय टाइम क्या होती है, पावर होती है, तो इंटेंसिटी हो गई पावर अपॉन एरिया। तो इसीलिए हमने बता दिया कि इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया होती है। तो लाउडनेस की जो ऐसा यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। ठीक है, डी स्मॉल बी कैपिटल, डेसिबल में मेजर करते हैं हम इसको। और जो इंटेंसिटी होती है पावर बाय एरिया है, तो पावर की हो गई वॉट और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर ये हो गई ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। तो लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर्स। वही मैंने अभी आपको बताया कि 2 पर्सन है, दोनों को ही एक आवाज, एक को लग रही होगी बहुत लाउड है और एक को लग रही होगी नहीं नॉर्मल है, तो ये ईयर टू ईयर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो इंटेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट है ह्यूमन ईयर की। तो आप थोड़ी आप बताओगे कि मेरे को तो ज्यादा पावर लग रही है उसको कम पावर लग रही है, नहीं, वो तो ऑलरेडी जो उसकी इंटेंसिटी है वो तो वही रहेगी। ये उन्होंने कैलकुलेशन से ही कैलकुलेट करके इसके ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है कि इसकी इतनी इंटेंसिटी है, इतनी लाउड स्पीकर इतनी इंटेंसिटी निकाल सकता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 167 के। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज 167 पे क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द 3 मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज द साउंड ट्रेवल फास्टर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में से एयर, वाटर और आयरन तीनों में से किसमें साउंड फास्ट ट्रैवल करेगी। तो याद करिए मैंने आपको बताया था, एयर हो गई गैसियस, ठीक है, लिक्विड हो गया वाटर, ठीक है, इसके पार्टिकल्स ऐसे, और सॉलिड हो गया आपका आयरन मेटल, ठीक है, जिसके पार्टिकल्स इस तरीके से हैं। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि साउंड किस में फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी। साउंड कैसे प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेशन से। मान लो मैंने इसके एक पार्टिकल को वाइब्रेशन मोड पे ले आई, मैं इसको मैंने वाइब्रेट कर दिया। अब इसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो फटाफट से एक दूसरे को वाइब्रेट करते रहेंगे। इसको मैं यहाँ पे वाइब्रेट करूँ, इसको इससे कम टाइम लगेगा,
सॉरी इससे इसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसके आसपास एक दो ही पार्टिकल हैं, वो पहले इस मोशन में आएंगे फिर अगले मोशन में आएंगे। यहाँ मैं इसको मोशन में सेट कर दूँ, इसको वाइब्रेट कर दूँ तो इसको तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लग रहा है वाइब्रेशंस को क्रिएट करने में वो लग रहा है एयर को, फिर लग रहा है लिक्विड को और सबसे कम लग रहा है किसको, सॉलिड को। यानी कि यहाँ पर फास्टेस्ट वाइब्रेशन होगी और फास्टर वाइब्रेशन का मतलब साउंड हमेशा किस में ट्रैवल करती है, फास्ट सॉलिड मीडियम में। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं आयरन में फास्ट ट्रैवल करेगी बिकॉज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम, देन इन लिक्विड मीडियम एंड लास्ट इन गैसियस मीडियम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है पेज नंबर 168 पर, एन एको इज हर्ड इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, एको 3 सेकेंड में सुनाई दी है। वट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस। यानी कि मान लो ये एक सोर्स है, एक पर्सन ने आवाज निकाली है और यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑब्स्टेकल था, उसने आवाज निकाली, गई और वापस आई। जाने और वापस आने का टाइम कितना था, 3 सेकेंड्स का। स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 342 मीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो एको का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू 2d अपॉन में t। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम नहीं होता है, ये डबल डिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम होता है वो डबल टाइम होता है। डबल टाइम का मतलब साउंड के जाने का टाइम और साउंड के वापस आने का टाइम, ये दोनों टाइम होते हैं। तो इसलिए जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसको हम 2d करते हैं कि ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो 2d वाला डिस्टेंस होगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्पीड इज 342 इंटू 2d हमें कैलकुलेट करना है एंड टाइम पीरियड इज 3। क्रॉस मल्टीप्लाई 342 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 2, 2 1 से 2, 2 7 से 14 एंड 2 1 से 2। ये हो जाएगा 3 1 से 3, 3 7 से 21 एंड ये हो जाएगा 3 1 से 3 एंड 5 1 3 मीटर। ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस। यानी कि सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना डिस्टेंस है, 513 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये था इंटेक्स क्वेश्चन पेज 168। अब करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन पेज 169। तो इंटेक्स क्वेश्चन पेज 169 पे क्या क्वेश्चन है कि व्हाई आर द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स कर्व्ड। तो जो कॉन्सर्ट हॉल्स की जो सीलिंग्स होती हैं वो कर्व्ड होती हैं। क्यों? मतलब कि उनकी जो छत है वो ऐसे कर्व्ड होती है। तो मान लो यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि जैसे जैसे यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है रिफ्लेक्ट बैक होगी। और यहाँ पे मान लो ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है, तो जो सामने जा रही है वो तो जा ही रही है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर जा रही है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी ऑडियंस की तरफ, ऐसे ऑडियंस की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्सर्ट हॉल होती है उनकी जो छत होती है, सीलिंग्स होती हैं, वो कर्व्ड इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो इसकी साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर हर कोने तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि जो सामने बैठे सिर्फ उन्हीं को ही आवाज आए, ठीक है, तो हर कोने तक पहुंच सके। तो इसको हम आंसर में लिखेंगे कैसे, The ceilings of a concert halls are made curved so that the sound after reflection from the curved ceiling reaches all the corners of the hall। तो वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद हर कॉर्नर में पहुंचे हॉल के। तो नेक्स्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन पेज 170 क्या कहते हैं, What is the audible range of average human ear। तो हमने रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी पढ़ा था। तो ऑडिबल जो रेंज था वो क्या था, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज। यानी कि ह्यूमन ईयर जो होता है वो इसी के बीच में ही क्या सुन सकता है, साउंड को। दिस इज ऑडिबल रेंज। इससे कम वाली साउंड को भी नहीं सुन सकता, इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली साउंड्स को भी नहीं सुन सकता। इससे कम वाली फ्रिक्वेंसी साउंड्स को हम इंफ्रा साउंड्स कहते हैं, इससे ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी साउंड्स को हम अल्ट्रा साउंड्स कहते हैं। जिससे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसीज एसोसिएटेड विद द इंफ्रा साउंड्स। तो इंफ्रा साउंड्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 20 हर्ट्ज की, यानी कि इससे कम की, और ये क्या होती है अबव 20 किलो हर्ट्ज की। तो अबव 20 किलो हर्ट्ज में अल्ट्रा साउंड्स एंड इंफ्रा साउंड्स बिलो 20 या 0 to 20 हर्ट्ज की। तो ये था इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज 170 के। अब करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज 172 के। तो अब करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज 172। क्वेश्चन कह रहा है कि अब अ सबमरीन एमिट्स अ सोनार।
pulse which returns from an underwater cliff in 1.02 seconds. If the speed of the sound in the salt water is 1531 meter per second, how far is the cliff? तो हमें पता है कि ये क्या है, पूरा का पूरा वाटर है। अब वाटर के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर सबमरीन है, तो सबमरीन जो है उसमें क्या लगा हुआ है, सोनार लगा हुआ है डिवाइस, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो एक क्लिफ है, ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं ऊंचाई है। तो उसने क्या किया है, यहाँ पर भी वो जो क्लिफ है वो यहाँ तक भी इस तरीके से आप कह सकते हो फैल रखी है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबमरीन पे जो डिवाइस लगी है वो सोनार की डिवाइस लगी है। ये क्या है, ट्रांसमीटर, ये क्या होता है, डिटेक्टर। तो ये ट्रांसमीटर ने ऐसे क्या किया, ट्रांसमिट करी वेव्स, लेकिन जैसे ही क्लिफ आए तो क्लिफ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वैसे वापस चली गई डिटेक्टर की तरफ। अब कितने टाइम में वापस आई है, 1.02 सेकेंड्स में वापस आई है। और स्पीड जो है इसके अंदर वो स्पीड कितनी है, 1531 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। हमें बताना है हाउ फार, यानी कि हमें डिस्टेंस बताना है। अगेन ये सोनार है, सोनार के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, स्पीड इज इक्वल टू 2 डिस्टेंस अपॉन में टी। वाई, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये जाने का और वापस आने का टाइम होता है, तो इसलिए हमारे पास जो डिस्टेंस भी होता है वो क्या लगाते हैं, हम 2d लगाते हैं। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। स्पीड की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दिस इज 1.02, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन d इज इक्वल टू 1531 मल्टीप्लाई 1.02 एंड डिवाइड में आ जाएगा 2। पॉइंट हटाया 100, 2 को इससे कैंसिल किया, दिस इज 51 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 1, ये आ जाएगा 780.8 मीटर्स। तो इतना दूर जो है वो इतना दूर डिस्टेंस है, तो इतनी दूर जो है वो क्लिफ है सबमरीन से। तो पता होना चाहिए सबमरीन जो हैं वो अंडर वाटर वर्क कर रही हैं, दैट्स वाई। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ पेज 172। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।